बाज़ीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। नाज़रीन, आज एक तमाशा हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगते देखा। तारीख, एक और तारीख, अगली तारीख 20 जनवरी। उसमें आज हम सुन रहे हैं मीर शकील उर रहमान को कोरोना के सिम्टम्स जाहिर हुए हैं। तो इसमें मजबूरी क्या है? अब तो हमारे यहाँ ये रिवायत है कि हम वीडियो लिंक्स पर कोई भी मुकदमे की कार्रवाई कर सकते हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि इवन खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो ख्वाजा आसिफ का केस चल रहा है, इस सिलसिले में उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए ही अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। तो इसमें मीर शकील उर रहमान के लिए क्या प्रॉब्लम थी? मेरा ख्याल है प्रॉब्लम मीर शकील उर रहमान को नहीं थी। मीर शकील उर रहमान तो शायद अगर अदालत उन्हें मजबूर करती कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो लिंक पर आ जाएं तो वो आ जाते। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वही जो अदालती सिस्टम जो है किसी और के इशारों पर नाचता है। अब आप देखें कि हमारे ये वकला हजरात जो कभी, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इसका कई दफा जिक्र किया है कि बड़ी बड़ी फीसें लेकर मुजरिमों के मुकदमात लड़ रहे होते हैं, फिर यही वकला हजरात हमारी कोर्ट्स के जजेस नामजद हो जाते हैं। तो इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और इसके साथ साथ जो चीज मैंने खुद एक जाती तौर पर जिसका मैंने मुशाहिदा किया पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में तो ये जो हमारी जितनी भी बार काउंसिल्स हैं, ठीक है, इनमें हुकूमतों का भी इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इसमें ज्यादा जो इन्फ्लुएंस मैं देखता हूँ वो तो बैरूनी ताकतों का इसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस है। किसी हमारी बार को, अभी आपने शायद पिछले दिनों एक आसमा जहांगीर साहिबा के ऊपर एक मेमोरियल सर्विस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की तरफ से वो थी, लेकिन उसमें जो सारी जो फंडिंग थी उसकी सुनने में यही आया कि यूरोपियन यूनियन उसको फंड कर रही थी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो ही वकला हजरात जो पहले किसी एनजीओ का हिस्सा होते हैं, जिनकी फंडिंग बैरून ममालिक से आ रही होती है, और फिर वो हमारी अदलिया का भी हिस्सा बन जाते हैं, तो उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंसाफ के तमाम तकाजों को पूरा करते हुए हमें इंसाफ फराहम करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल हम एक अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, जो हम इस तरह की अदलिया के ऊपर जो हमें रोजाना कभी तौहीन अदालत लग जाती है, तो कभी किसी के ऊपर दूसरी कार्रवाइयों के लिए नोटिस इशू हो जाते हैं। तो ये सब एक अजीब तमाशा है। इस जो आज जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसका नोटिस खुद जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने लिया था, जिसको हम सुओ मोटो नोटिस कहते हैं। तो सुओ मोटो का मतलब तो ये था कि वो ऑलरेडी कन्विंस्ड थे बहुत सारी चीजों के बारे में कि ये एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है। तो मुझे नहीं समझ में आती कि जब एक चीफ जस्टिस कन्विंस्ड है तो वो फिर अब ये रोज तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये क्या एक तमाशा लगा रखा है? आप देखते हैं कि इससे सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक सेंसेशन बढ़ रही है, और उसमें बस गालिबन हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनका बिजनेस इस पे चल रहा है। ठीक है, एक मीडिया हाउस इस वक्त जेर आताब है, तो दूसरा मीडिया हाउस जो है वो उसी चीज को कैश करवा रहा है। तो ये चीजें हम देखते हैं शाम को इसी के ऊपर। अब आप देखेंगे कि सारे हमारे जो एंकर हजरात बैठे होंगे, वो कुछ वकला को और कुछ अपने ही लोगों को बिठाकर एक और सर्कस लगेगा, जो हमारे यहाँ 7 बजे शाम से लेकर रात 11 बजे तक चलता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इन तमाशों को बंद होना चाहिए। पब्लिक को खुद थोड़ा सा आगे आना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, अपनी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, अपनी अदालतों को कि मैं तो समझता हूँ कि अदालतों की जो जितनी ये कार्रवाइयां होती हैं इनको डायरेक्ट टेलीकास्ट होना चाहिए बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर। जब हम इंडिया पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज के क्रिकेट मैचेस देखने के लिए इतना रश लगा लेते हैं, तो क्यों नहीं ये अपने आप को इन चीजों से अवेयर करने के लिए, अदालती कार्रवाइयों से अवेयर करने के लिए क्यों नहीं ऐसे काम किए जाते? क्यों ये अदालती कार्रवाइयां बंद कमरों में होती हैं, या अगर होती भी हैं तो उसमें सिर्फ चंद एक जो मीडिया के लोग और वो वकला बरादरी को जाने की इजाजत होती है? मैं समझता हूँ कि जब
अदालतें जो नारा ये लगाती हैं कि हम तो आम आदमी को इंसाफ देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो वो क्यों नहीं इस चीज को खुद से क्यों नहीं इस तरह की इनिशिएटिव लेती हैं कि वो कहें कि ये चीज जो है डायरेक्ट टेलीकास्ट होनी चाहिए। एक चैनल अगर बन जाए भी नाम से और वो अदालती कार्रवाई दिखाए, लोगों को पता चले कि अंदर क्या ये रोज ड्रामा हो रहा होता है। हमारे जजेस हजरात जिस तरह के कमेंट्स दे रहे होते हैं, हमारे वकील हजरात बाहर आके किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, इन सब का पता लगना चाहिए कि अंदर क्या हुआ और बाहर आकर क्या हुआ। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर अवाम जो फिर अपने तौर पर कुछ तो जी हाथ अपने जहनों में पैदा कर लेते हैं। जैसे अब मेरे जहन में शायद ये आ रहा है कि गालबन कैप्टन सफदर के पास जस्टिस अतर मिनल्ला की भी कोई वीडियो आ गई है, जिसकी वजह से अब अतर मिनल्ला भी गालबन शशोपंज में मुब्तला हो गए हैं कि अब इस भीड़ों के छत्ते में हाथ तो डाल लिया, लेकिन अब मैं अपने आप को इससे बचाऊं कैसे। तो वो गालिबन अब कोई, मुझे तो ये लग रहा है कि कोई स्केप गोट ढूंढ रहे हैं उसमें। अब मुझे नहीं मालूम कि अंसार अब्बासी उस शिकंजे में आते हैं या जस्टिस राना शमीम उस का शिकार होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत एक रवैया है कि हम लोग एक चीज आनी होती है। अब ये 7 तारीख का सुन रहे थे कि 7 तारीख को फर्द जुर्म आयद होगी, वो ना फर्द जुर्म आयद हुई, बस सिर्फ वही चंद एक मुख्तलिफ तरह की कमेंट्स आ जाते हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, वकला की तरफ से कुछ रिग्रेट्स आ जाती हैं, मीर शकील रहमान की तरफ से कोरोना का बहाना आ गया। ये कोरोना भी एक अच्छा हमारी जान को चिमटा है। हम लोग पहले ही काम नहीं करते, अब हमें एक और बहाना मिल गया। सारी दुनिया में तमाम काम चल रहे हैं, ठीक है कि उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस ले रखे हैं, कुछ इस तरह की एहतियाती तदाबीर के लिए वो अपनी पब्लिक को बताते रहते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि बिल्कुल हर चीज ही यहाँ पे बंद हो गई हो। तमाम काम चल रहे हैं, तमाम इदारे काम कर रहे हैं, कानून साजी हो रही है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, दूसरे इदारे अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में ये एक अजीब वो है कि कह देते हैं कि जी वो कोरोना का शिकार हो गए, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, आप अपने आप को आइसोलेट जरूर करें, क्वारंटीन जरूर करें, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आप बिल्कुल अपने आप को मुआशरे से, सोसाइटी से और या दूसरे जो रोजमर्रा का जो डे टू डे बिजनेस है उससे अपने आप को कट ऑफ कर लें। आप जिस तरह अब टेक्नोलॉजी का दौर है, वीडियो लिंक के जरिए से क्यों नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि मीर शकील रहमान को ये मौका दिया गया कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो उस वीडियो लिंक पर बयान कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ एक हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक सेंसेशन फैलाई जाती है सोसाइटी में, और वो हम देख रहे हैं। अब ये आगे ना जाने कितने दिन तक मजीद हम इसका शिकार रहेंगे। हमें मजीद अब 20 तारीख तक इस पे मुख्तलिफ मुज़ाकरे और टीवी शोज हमें देखने को मिलेंगे, और बस यही हमारे लिए अब रह गया कि हम इंतजार करें फर्द जुर्म कब लगेगी। फर्द जुर्म क्या मतलब, ये तो अभी इतना पुराना केस नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह का 2 साल से ज्यादा हम देख रहे हैं कि उसमें आए, लेकिन उसमें फर्द जुर्म नहीं लग पा रही। शरीफ फैमिली, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटों के ऊपर केसेस हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म नहीं लग रही। तो ये फर्द जुर्म क्या मतलब, ये क्या किस बला का नाम है कि जो वो अभी तक लग ही नहीं पा रही। आप फर्द जुर्म लगाएं और केस को आगे बढ़ाएं, और जो जो उसके अंदर एविडेंसेस हैं उसके ऊपर फैसला दें, या उनको बाइज्जत बरी करें, या उनको जो भी कन्विक्शन है वो देकर। हमारा कौम को किस तरफ ये लगाया हुआ है हमारी अदलिया ने भी। और जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारी अदलिया है, बस ना पूछें, इनके ऐसे ऐसे कमालात हैं जो हमारी पाकिस्तान की हम 75 साल तारीख में देखते आए हैं कि इन्होंने जिस तरह मतलब ये डिक्टेटर के साथ भी मिल जाते हैं, ये अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन भी कहते हैं। कभी इनकी तरफ से ऐसे ऐसी फैसले आ जाते हैं। आप कराची में वो आप देखते हैं कि एक नेस्ला टावर, उसको गिराने के लिए तो जैसे चीफ जस्टिस साहब ऐसे लग रहा था कि जैसे सिर्फ उनके पास एक ही काम रह गया कि बस नेस्ला टावर को किस तरह गिराना है। अब वो नेस्ला टावर तो खैर आधा तो मेरा ख्याल है गिर चुका है, मजीद भी बाकी का भी गिर जाएगा। लेकिन खुद उनके पड़ोस, आस पड़ोस में, इवन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ही सिर्फ 2 किलोमीटर रेडियस में जाके अगर सर्वे करें तो शायद आपको सैकड़ों की तादाद में वहां पर गलत ऐसे बिल्डिंग्स बनी नजर आ जाएंगी जो बिल्कुल उनको, जो मैं समझता हूँ कि शायद जमीन भी गैर कानूनी होगी, उनकी जो तामीर है वो भी गैर कानूनी होगी। सबसे बड़ी बात वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो बिल्डिंग्स खड़ी है, जिसमें सुना है कि बड़े बड़े लोगों के उसमें अपार्टमेंट्स हैं, तो वो उसका क्या हुआ, उसको रेगुलराइज
कर दिया गया। तो इस तरह का मौका फिर दूसरे लोगों को क्यों नहीं दिया जाता कि वो भी अपने, अगर इस तरह की कोई गैर कानूनी तामीर होगी तो वो भी अपने उस तामीर को रेगुलराइज कर लें कुछ पेनल्टी देकर। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने इस तरह के मंसूबों को अप्रूव किया होता है उनको जरूर निशान इबरत बना देना चाहिए। लेकिन जो लोग बेचारे, जिन लोगों ने वहां पर अपने जमा पूंजी लगाकर उस फ्लैट या अपार्टमेंट को उन्होंने जिन्होंने खरीदा और जो लोग उसमें रह रहे थे, उनका क्या जुर्म है, उन्होंने क्या खता की है कि वो उनको घर से बेघर कर दिया गया। या तो उनको फिर उसी तरह मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस जगह की जो वैल्यू बनती है उनको हुकूमत को पाबंद करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो उनको उस मुआवजे की अदायगी करे ताकि वो किसी दूसरी जगह जाकर इज्जत से अपना रह सकें। तो ये सब एक अजीब सिलसिला चलता आ रहा है और उसमें पिस अल्टीमेटली जो रहे हैं वो आम आवाम रहे हैं। बाकी तो हमारी जो आपको पता है एलीट क्लास हो, वो सियासी पार्टियों में बैठी हो, हुकूमत कर रही हो या अपोजिशन में हो, हमारे बड़े बड़े जो इदारे हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे फौजी हैं, हमारी ये अदलिया है, ये सब लोग तो, इनके लिए तो हमेशा तमाम दरवाजे ओपन रहते हैं। आप विद इन सर्विस और आफ्टर सर्विस भी इन लोगों के लिए आप देखें कि रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी उस वक्त जो तनख्वाह ले रहे थे उससे कई दफा दो दो चार चार गुना ज्यादा तनख्वाह पर इनको प्राइवेट कंपनीज हायर कर लेती हैं। तो ये तमाशा है, जैसे मैंने पहले कहा कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो देखते रहिए ये तमाशा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।